जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ माध्यमिक शिक्षा जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन है, ये आपकी पूरी वीडियो उसी के ऊपर सेंटर्ड रहने वाली है। माध्यमिक शिक्षा क्या होता है, इसकी क्या समस्याएं हैं और इसका क्या विकास है, और आज वर्तमान स्वरूप में हमें कौन कौन सी कमियां देखने को मिलती हैं, ये सारी जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए हैं, इन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझ के साथ कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो शायद माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आपकी जो भी प्रॉब्लम, जो भी क्वेरी है, वो आपका निश्चित ही एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने प्राथमिक शिक्षा के ऊपर भी उसकी सारी समस्याएं क्या है, सार्वभौमिकरण क्या है और वो कैसे एक समस्या के रूप में आ रहा है, सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपको देखना है तो आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। अब आइए देखते हैं आज के अपने प्रश्न पे। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालें और वर्तमान स्वरूप की कमियां। मैंने इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन इसमें जो है चीज़ों को समझाते हुए करूँगी, क्योंकि ये जो शिक्षा का संप्रत्यय हम लेंगे, ये हम पीछे से लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके विकास को देखना है कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जैसे आपसे जब किसी भी एजुकेशन की बात करें, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी या आपका हायर एजुकेशन, जब हम डेवलपमेंट कहते हैं तो जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, जहाँ से उसका सूत्रपात किया गया है, आप वहीं से उसको देखना शुरू करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल जैसे मैंने प्राथमिक को समझाया था कि बिल्कुल कहानी की तरह कि कब किसके बाद कौन सा कमीशन आया, उसने क्या काम किया, उसने क्या बताया, क्या नहीं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको उसका माइंड मैप भी दिखाऊंगी। उसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या तो अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर लेंगे। मिनिमम आपको 5 मिनट्स लगेंगे जब तक मैं समझाऊंगी। अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको ड्रॉ कर लेंगे, तो लास्ट मिनट पे रिवीजन के लिए आपके काफ़ी हेल्प करेगा। एग्ज़ाम से एक बार जाने से पहले अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित ही जो आपके फैक्ट हैं वो फैक्ट आपके दिमाग में रहेंगे, रिसेंट मेमोरी में आपके। तो चलिए, ये तो सारा रहा आपका स्टार्टिंग का। अब हम करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि माध्यमिक शिक्षा, पहले हम ये समझते हैं कि ये कहते हैं किसको है, किस क्लास से किस क्लास तक होता है। तो प्राथमिक को जब भी हम क्लास 1 to 8 कहते हैं, ये प्राथमिक होता है, और कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये आपका माध्यमिक शिक्षा होता है। पहला ये बात क्लियर हुआ। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो पहले हमारे पास आता है प्राथमिक। पहले कौन आता है? प्राथमिक, जिसको प्राइमरी कहते हैं। फिर आता है आपका माध्यमिक, जिसको हम सेकेंडरी कह देंगे, और फिर आएगा आपका हायर। तो ये जो प्राथमिक है और जो आपका हायर है, इसके बीच में ये सेतु का काम करता है। ठीक है, इसको जोड़ने का काम कौन करता है? आपका माध्यमिक शिक्षा। आज के समय में भी कई आयोग बने, जैसे एक तो आयोग का नाम ही है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम मुदालियर कमीशन है। उन्होंने बताया है कि उनके जो या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इनके अकॉर्डिंग जो माध्यमिक शिक्षा है वो सबसे निर्बल कड़ी है। मतलब हमारा जो शिक्षा पद्धति है हमारी, उसमें जो सबसे एक वीक पॉइंट देखा जा रहा है तो वो सेकेंडरी को माना जा रहा है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, इसको हम देखेंगे। क्लियर है? अब ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? मध्य की, माध्यमिक मध्य की। अब ये किसके मध्य में आ रहा है? तो ये आपका प्राथमिक के और उच्च के मध्य में आ रहा है। प्राथमिक के और आपके उच्च शिक्षा के किस में आ रहा है? मध्य में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है माध्यमिक शिक्षा। प्रोफेसर हुमायूं कबीर का कहना है कि शिक्षा की एक ऐसी कड़ी, अब ये जो है मैंने बार बार मैं आपको बताई हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने कराया है, उसमें भी प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अकॉर्डिंग क्या है? माध्यमिक शिक्षा की ऐसी कड़ी है जो कि प्राथमिक और उच्च को दृढ़ता के साथ बांधती है। मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है, याद हो जाना चाहिए आपको। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, बोल भी दिया है कि माध्यमिक शिक्षा की एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक व उच्च को क्या करती है? दृढ़ता के साथ बांधती है। क्लियर है? ये एक लिंक का काम करती है। अब हम बात करते हैं इसकी आधारशिला कहाँ से पड़ी। आधारशिला कहाँ से पड़ी मतलब कि कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है वुड के घोषणा पत्र से, जिसको इंग्लिश में वुड डिस्पैच कहते हैं। वुड डिस्पैच 1854, बिल्कुल ऐसे ही याद करेंगे आप, क्योंकि डेट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि जैसे अगर आप डेट इधर उधर करेंगे इसका मतलब आपने इंसिडेंट को इधर उधर कर दिया, फिर आप समझ नहीं पाएंगे, आप चाहे जितना रट लीजिए। तो ज़रूरी ये है कि कॉन्सेप्ट के साथ किस डेट में क्या चीज़ हो रहा है उसको आगे जो है डेवलपमेंट समझेंगे तो ईजिली भी समझ लेंगे, और मिनिमम 2 से 3 बार रिवाइज़ करके ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख लीजिए, वुड डिस्पैच 1854, जब भी याद करिए उसके साथ उसका टाइटल के साथ उसका जो ईयर है उसको साथ में बोलिए, ठीक है। वुड का घोषणा पत्र 1854, इस समय इसकी आधारशिला मानी जाती है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की थी, जो दूसरी शिक्षा नीति थी हमारे देश की, उसमें देश में 10+2+3 का जो सिस्टम आज तक चल रहा था, अब तो नहीं है, वो लागू करने की घोषणा इन्होंने किया था इसी के बाद, क्योंकि आपका माध्यमिक शिक्षा पहले नहीं था। अब बात करें प्राथमिक और माध्यमिक, तो ये मैंने तो आपको बता दिया है कि प्राथमिक 1 से 8 तक को कहते हैं और 9 से 12 तक को माध्यमिक कहते हैं, ठीक है। अब माध्यमिक शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब आप अभी जब तक मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप एक बार खुद से सोचिए कि आपने माध्यमिक शिक्षा आपने पढ़ा तो होगा ही, क्लास में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो प्राथमिक भी मैंने बताया है, तो ये सोचिए कि माध्यमिक को आप कब से जान रहे हैं। अभी मैंने यहाँ बता भी दिया एक बार कि इसकी आधारशिला वुड डिस्पैच से है, 1854 से। तो अब एक बात बताइए कि जब 1854 से है तो क्या आपको प्राथमिक को जैसे हमने डिवाइड किया था, प्राथमिक का जो डिवीज़न माइंड मैप है उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या था एंशिएंट टाइम में, यहाँ पे क्या था आपका मेडिवल या फिर मध्यकालीन, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यही था आपका मॉडर्न टाइम। तो क्या यहाँ पे ये जो एंशिएंट है और ये जो मेडिवल है, मॉडर्न आधुनिक किसको कहते हैं, जो आपके अंग्रेज़ों के आने का टाइम है, तो ये तो वुड डिस्पैच अंग्रेज ही था। इसका मतलब है क्या माध्यमिक शिक्षा आपके प्राचीन काल या एंशिएंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में एग्जिस्ट में था? तो जवाब है नहीं। आपको इसी से समझ जाना चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट देखिए और यहाँ से आप इसको तुरंत रिलेट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं भी रटना नहीं, देखिए इसमें कुछ भी मैंने रटने वाला आपको नहीं बताया, सिर्फ आपको समझना है कि जब 1854 में पहली बार माध्यमिक शिक्षा की बात की गई तो 1854 से पहले तो माध्यमिक शिक्षा जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो था नहीं, तो इसका मतलब जब इसका डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे तो क्या उसमें प्राचीन काल आएगा? नहीं आएगा। आपका मध्यकाल आएगा, मुगल काल आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है इतना? अब हम देखते हैं इसके आगे। तो जब हम इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो इसमें हम अब सिर्फ 2 पॉइंट या फिर 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक अपनी आज़ादी के पहले का काल और एक अपनी आज़ादी के बाद का काल, मतलब कि जो आपका इंडिपेंडेंस है उसके पहले, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता के बाद। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 1854 के वुड डिस्पैच के जो आपका था उसके बाद से इसको माना जाता है, किंतु इसका सबसे पहले अगर कहा जाए कि मतलब माध्यमिक शिक्षा ये प्राचीन काल से नहीं आ रही है, ये आया, इसका मतलब ये आधुनिक समय की ही देन है। ठीक, पहले क्या था एंशिएंट में आप देखें चाहे आप मेडिवल में देखें, सिर्फ हमारे पास प्राथमिक शिक्षा थी और उसके साथ उच्च शिक्षा थी, ठीक, और मध्य बीच की शिक्षा नहीं थी। इसका सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये यूरोपीय जो मिशनरी आए थे हमारे देश में, यूरोपीय जो मिशनरी आए थे, जो ईसाई मिशनरी आए थे, इन लोगों ने ही इसका जो है सूत्रपात किया है। ठीक है, ईसाई नहीं होगा, यूरोपीय मिशनरी, क्योंकि ईसाई होगा तब तो वो सिर्फ आपका दूसरे उसमें चला जाएगा। यूरोपीय का मतलब जितने भी आए थे, कौन कौन आया था, तो आने वाले में कौन कौन था आपका, सबसे पहले आपके आए थे पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद सबसे पहले कौन आया था आपका पुर्तगाली, फिर कौन आया था आपके डच आए थे, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे और लास्ट में ब्रिटिशर्स आए थे। तो ये लोग जब आना शुरू किए तो इसमें जो पुर्तगाली थे जब वो लोग आना शुरू किए तो इसी के साथ उन लोगों ने क्या किया कि माध्यमिक शिक्षा के कई जगह जहाँ उन लोगों ने अपनी अपनी कॉलोनी बनाई वहाँ पर उन लोगों ने माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और बात कि हमने कहा कि माध्यमिक शिक्षा को ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया, सो क्या रीज़न था? क्या ब्रिटिशर्स इतने अच्छे थे कि वो चाहते थे कि भाई भारत वाले भी शिक्षा से कहीं वंचित न रह जाएं, तो उनको भी माध्यमिक शिक्षा जो है वो दिखाई जाए या पढ़ाई जाए? तो जवाब है जी नहीं। उनके पास ये था कि अगर वो विदेशों से नागरिकों को बुलाते, अपने जो अंग्रेज थे कार्य करने के लिए, तो एक तो उसमें काफ़ी उनका इनकम रेवेन्यू जाता है, तो इससे बेटर है कि भारत में जो लोग रह रहे हैं इन्हीं को क्या करो, अपनी लैंग्वेज पढ़ाओ, अपनी भाषा सिखाओ, अपने कल्चर सिखाओ और इनको ही नौकरी पे रखो, जिसको क्लर्क कहते हैं ना उस टाइम पे, जिसको बाबू की नौकरी। ठीक,
तो वो जो नौकरी थी उसको करने के लिए इन लोगों ने माध्यमिक शिक्षा का पूरा ये जो जाल लेकर के आए। ये जाल नहीं, मतलब ठीक है माध्यमिक एजुकेशन नहीं गलत है, बट उनकी इंटेंशन गलत है। इसी के बीच में जब 1854 में आप देखते हैं, इसके पहले ही 1835 में मैकाले ने अपने निस्पंदन सिद्धांत का जो थियरी था वो दे दिया था। तो सोचिए ये चीज़ें उसी हिसाब से चल रही हैं। तो पहले तो उन्होंने दिया, अब उसके बाद प्रारंभिक अवस्था में अगर आप देखते हैं तो 1835 में ये घोषणा पत्र के बाद से ना, मतलब आप समझिए कि विद्यालय खुलने लगे, सब चीज़ एकदम ऑफिशियल हो गई। अनऑफिशियल अभी जो मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ वो अनऑफिशियल वाला है कि जब 1835 में मैकाले आया था, 1834 में भारत आता है, 1835 में वो अपनी नीतियों को सारा जो धारा 43 था, धारा 43 चार्टर एक्ट 1813 का पढ़ करके वो सब कुछ बताता है और अंग्रेजी साहित्य को एकदम ऊपर उठाता है और भारतीय साहित्य को एकदम सप्रेस करने की कोशिश करता है अपने तर्क द्वारा। तो 1835 में जो उस समय गवर्नर था, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसने क्या किया कि इसके आधार पे कहा, जब इसने ऐसा दिया तो इसने जो नई शिक्षा नीति लेकर के आता है, उस शिक्षा नीति के तहत ये क्या कहता है कि भाई जितना व्यय होगा शिक्षा में वो सब किस पर किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को बढ़ाने पर, अंग्रेजी को पढ़ाने पर। और यही आप देखेंगे कि आगे जा कर के ये आपका क्या बन जाता है? ओरिएंटल एक्सीडेंटल थियरी का रूप लेता है। ठीक है, तो पूर्व पाश्चात्य जो आपका विवाद है उसका रूप लेता है। तो खैर वो क्वेश्चन आपका अलग है। अब इसमें देखिए 1854 में अब हम इसके पास आएंगे। अब ये प्रारंभिक अवस्था जब मैकाले ने इस चीज़ को जो है दिया और बेंटिक ने इस चीज़ को क्या किया, धीरे धीरे अंग्रेजी के आधिपत्य को बढ़ाता है, उसको न्यायालयों की भाषा यहाँ पर कन्वर्ट मतलब बनवा देता है कि भाई न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। अब इसके बाद जा कर के आप देखेंगे कि इसके पहले तक जो इन लोगों ने 1835 में किया, फिर 1844 में जो है जा कर के इन लोगों ने क्या कर दिया कि जो भारतीय अंग्रेजी सीख करके आएंगे उनको नौकरी में भी वरीयता देते हैं। अब इसके बाद आता है इनका घोषणा पत्र। अब इनके घोषणा पत्र में इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही हैं वो मैंने देखिए 3 पॉइंट जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था वो यही 3 है जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सबसे पहला कि इनका कहना है कि जो हम शिक्षा लेंगे, सबसे पहले तो अ पाठ्यक्रम और ब पाठ्यक्रम की बात कही। क्या कहा इन्होंने कि आप जो है माध्यमिक स्तर पर 2 तरह के पाठ्यक्रम चलेंगे। माध्यमिक स्तर पर 2 तरह के पाठ्यक्रम चलेंगे, एक अ पाठ्यक्रम और एक ब पाठ्यक्रम। इसके साथ इन्होंने कहा कि ये जो पाठ्यक्रम चलेगा इसमें यहाँ के लोगों को हम यूरोप के लेखकों को, यूरोप में जो ज्ञान का भंडार है उस ज्ञान के भंडार से परिचित कराएंगे और जो है इस प्रकार से जो है इन लोगों ने ये बातें कही। पहला। दूसरा इन्होंने कहा है कि भाई जो विद्यालय हैं, अब वो विद्यालय चलेंगे तो उसका पैसा कौन देगा? तो आर्थिक सहायता के लिए यहीं से पहली बार अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई कि जो हेल्प देते हैं, जैसे गवर्नमेंट आप देखते हैं गवर्नमेंट देती है, यहाँ की कोई गवर्नमेंट स्कूल है या कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को भी देती है फंड। तो वो जो फंडिंग का सिस्टम है, जो सहायता है, जो आर्थिक हेल्प है, उसको देने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके साथ ही 3 विश्वविद्यालय जो पहले थे आपके, उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, जिसको शॉर्ट में आप याद करेंगे BMC, BMW नहीं BMC। ठीक है, ये BMC आपका क्या है? तो आपका बम्बई, आपका मद्रास, आपका कलकत्ता। क्या है? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। ठीक है, ये 3 विश्वविद्यालय जो आपके हैं, आप कह सकते हैं कि आपके जो यूनिवर्सिटी हैं, ये 3 पहले यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की। तो कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी जो मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें पूछता है, तो कॉन्सेप्ट के साथ अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको निश्चित ही भविष्य में भी फ़ायदा होगा, सिर्फ एक पेपर में नहीं होने वाला। तो घोषणा पत्र में उन्होंने 3 मुख्यतः चीज़ों को क्या कहा है? तो सबसे पहला लेखक जो यूरोप के लेखक हैं उनका जो है उनके ज्ञान से, उनके किस प्रकार से वो लिखते हैं, उनके लेखक जो पुस्तकें हैं वहाँ के लोगों के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में। दूसरा सहायता अनुदान प्रणाली और तीसरा BMC विश्वविद्यालयों की स्थापना। क्लियर? अब 1854 के बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ आते हैं हंटर कमीशन 1882 में कौन आया था? हंटर कमीशन आए थे। इसने भी बात किया है अ कोर्स और ब कोर्स। अ कोर्स और ब कोर्स अगर आप और भी अच्छे तरीके से देखेंगे तो हंटर कमीशन पहला वो कमीशन था जिसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में भाई 2 तरह के पाठ्यक्रम आपके होने चाहिए। इन्होंने अ पाठ्यक्रम और ब पाठ्यक्रम के बारे में बताया था लेकिन क्लियर नहीं किया था।
लेकिन हंटर कमीशन ने कहा कि अ कोर्स और ब कोर्स होना चाहिए। अ कोर्स जो माध्यमिक पर हो वो बच्चे को ये बताए कि उसको जो है माध्यमिक में प्रवेश कैसे लेना है, उसकी तैयारी करवाए। वहीं ब कोर्स असाहित्यिक और व्यावसायिक ज्ञान दे। आप ये देखिए, अब यहाँ से जो वोकेशनलाइजेशन है सेकेंडरी एजुकेशन का वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर बोले कि व्यावसायिक ज्ञान या व्यावसायिक का महत्व कहाँ दिया गया, तो हंटर कमीशन 1882। क्लियर है, हंटर कमीशन 1882 में सबसे पहले दिया गया। अब इसके बाद आता है 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। पहले क्या था मैं आपको बताती हूँ कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत थी। विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने का क्या मतलब है कि पहले जैसे अब हम लोग देखते हैं तो हम लोग स्कूल को पूरा 12th तक गिनते हैं ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है सिर्फ प्राथमिक था और प्राथमिक के बाद जो आपका उच्च था तो उच्च शिक्षा जो विश्वविद्यालय में मिलती थी वहीं पर माध्यमिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये जो था ना, ये आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 था, जिसने कहा कि ये जो आपका मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी हैं इनको आप क्या करिए, उच्च शिक्षा से दूर करिए, उच्च शिक्षा से अलग करिए। ठीक है, ये बात किसने कहा था, इसने ही कहा था। फिर आता है सैडलर कमीशन 1919 का। ठीक है, सैडलर कमीशन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा यही चीज़ कि जो माध्यमिक क्षेत्र है, ये जो आप बना रहे हैं अ कोर्स ब कोर्स आप दे रहे हैं, इसको आप उच्च शिक्षा से दूर रखिए, मतलब विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से आप इसको दूर रखिए। और इसी के साथ इन्होंने इंटरमीडिएट कॉलेजेस की स्थापना की भी बात की, जो आज के डेट में भी आपने सुना होगा कि मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक की परीक्षा मतलब क्लास 10th की परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा मतलब क्लास 12th की परीक्षा। तो इन्होंने कहा जो इंटरमीडिएट कॉलेज हैं आप उसकी स्थापना करिए, उसके अंतर्गत इसको रखिए, विश्वविद्यालय से इसको अलग करिए। क्लियर, ये कहना था सैडलर का। फिर अब आते हैं 1919 में सैडलर आया है और 29 में आपका कौन आया, हर्टाग समिति। हर्टाग समिति ने भी जो है इन्होंने भी व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देते हुए इसकी बात कही है। क्लियर है, वुड एबट रिपोर्ट काफ़ी अच्छी बात कही, 1936-37 पर था। इन्होंने यही बात कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है इस पर बल न दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश बच्चे नहीं आ रहा है तो इंग्लिश को आप मत पढ़ाइए, उसको उसके क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाइए, मतलब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी न हो। ये बात वुड एबट रिपोर्ट 1936-37 में कही गई है। अब देखिए हम लोग आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, 1936-37। अब 1944 में सार्जेंट की रिपोर्ट आती है। तो सार्जेंट की रिपोर्ट ने भी क्या कहा कि माध्यमिक शिक्षा को जो हमें पुनर्गठित करना है, इसके लिए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। इन्होंने कहा कि जिस बच्चे का माध्यमिक में आप प्रवेश ले रहे हैं, जिसको आप हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा कैसा होना चाहिए, वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए, वो असाधारण योग्यता वाला होना चाहिए, उसके पास काफ़ी अच्छी काबिलियत होना चाहिए और 14 वर्ष की आयु तक उसको विद्यालय छोड़ने नहीं देना है। मतलब उसके लिए वो शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए कि 14 वर्ष तक तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर, और इसके साथ इन्होंने करिकुलम पर भी कहा था कि भाई करिकुलम भी आपके मतलब साहित्यिक करिकुलम और दूसरा इन्होंने बताया था प्राविधिक करिकुलम। तो जो साहित्यिक पाठ्यचर्या और प्राविधिक पाठ्यचर्या दोनों प्रकार के इसके जो है हाई स्कूलों की इन्होंने बात की कि दोनों अलग अलग तरीके से होना चाहिए। तो ये रिपोर्ट किसकी थी, सार्जेंट की रिपोर्ट थी। क्लियर हो गया इतना। तो ये आपका आज़ादी के पहले का जितना मैंने आपको बताया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने अगर इन केस एग्ज़ाम में अंदर पूरा डिटेल में नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम आपको डेट याद होना चाहिए। चलिए एक बार आप रिवाइज़ करिए क्या क्या डेट आपने सबसे पहले पढ़ा। तो सबसे पहले ईसाई मिशनरी आते हैं, वहाँ से हम छोड़ देते हैं, हम 1854 से ही देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका 1854 में कौन आता है, तो 1854 में आपका वुड डिस्पैच होता है। फिर 1854 के बाद दूसरा हम आएंगे 1882 पे। 1882 में कौन है, हंटर कमीशन। कौन है, हंटर कमीशन, जिन्होंने सबसे पहली बार व्यावसायिक शिक्षा की बात की, कोर्स और कोर्स ब पाठ्यक्रम की। क्लियर है। इसके बाद 1882 के बाद 1900 में आते हैं, 1904 का विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि कहता है कि भाई अब हाई स्कूल मतलब जो आपका मैट्रिकुलेशन है उससे दूर करो, इसको विश्वविद्यालय से दूर करो माध्यमिक शिक्षा को। ठीक, 1904 के बाद जो हम दूसरा देखते हैं वो देखते हैं 1919 में सैडलर कमीशन को। किसको देखते हैं, सैडलर कमीशन। फिर 1919 के बाद 1929 में हम देखते हैं किसको, हर्टाग समिति को। ये सैडलर है, ये हर्टाग समिति है। हर्टाग समिति के बाद हम 36 के टाइम पे, ये 36 वही टाइम है जब आपका मैकाले भारत में आया हुआ होता है।
36-37 में जब अंग्रेजी को वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित करता है, वुड एबट की रिपोर्ट आती है जो कहते हैं कि भाई अंग्रेजी को माध्यम ना बनाओ, छोड़ दो, ठीक। और उसके बाद एक है आपका 1944 जब सार्जेंट की आखिरी रिपोर्ट आती है। ये डेट अगर आपको याद रहेगा तो निश्चित ही आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव होगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात। तो स्वतंत्रता के पश्चात तो आपने पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, तो इसमें उतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं। ताराचंद समिति थी जिसने सबसे पहले जो है कहा था कि भाई इसका ताराचंद समिति का आपको एक बात याद रखना है कि इन्होंने कहा था कि जो आपका माध्यमिक शिक्षा स्तर की अवधि हो 12 साल हो। कितनी साल हो? 12 साल, याद रखेंगे। ताराचंद समिति के अध्यक्ष जो है ताराचंद ही थे और 12 साल की माध्यमिक शिक्षा इन्होंने बताई, ठीक। 12 साल की माध्यमिक शिक्षा जिसको उन्होंने 5, 3, 4 में डिवाइड किया था। 5 मतलब जो आपका जूनियर बेसिक है, ठीक। फिर 3 साल जो आपका उच्च बेसिक और 4 साल जो आपका 9, 10, 11, 12 वाला जाएगा वो, ठीक है। 5, 3, 4 ये याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बट 12 साल याद रख लीजिएगा। राधाकृष्णन आयोग आप सभी लोग जानते हैं, आज़ादी के तुरंत बाद बना था। 1948 से 49 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को जानने के लिए इसको बनाया गया था। मुदालियर जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, मुदालियर के बारे में पूरा के पूरा हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो इसको उतना डिटेल में अभी यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा आयोग कोठारी आयोग है। कोठारी आयोग से हर पेपर में आपके प्रश्न आता ही आता है। कोठारी आयोग के ऊपर मैंने अलग से बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आता है NEP 1986। तो ये आपका एक जो है क्या था, एक विकास का क्रम था। आप देख सकते हैं इतना विकास पे इतना लेक्चर देने के पीछे यही रीज़न था, क्योंकि प्रश्न में आपके ये पूछा था कि विकास क्या है, मतलब उसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो ये जो प्रश्न है ना, इसमें जो मैंने आपको अभी ये आधे घंटे की क्लास जितनी देर की भी हुई है उसमें जो इतना बताया है ना कि इस साल में ये लोग आए हैं गए हैं, इसमें यही चीज़ आपको लिखनी है और अच्छे से लिखनी है समझ के साथ, ठीक है। संगठन की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है माध्यमिक आपके शिक्षा का, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा का संगठन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पावर में 2 ही लोग हैं भाई, एक केंद्र है और एक राज्य है। सेंटर स्टेट और आपका राज्य स्तर। अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि 1882 में जो हंटर कमीशन है ना, उसने माध्यमिक में भी अपनी राय दी है और प्राथमिक में भी दी है। इस बात को याद रखेंगे। जो हंटर कमीशन आपने पढ़ा, ईयर क्या था हंटर कमीशन का? 1882। तो हंटर कमीशन 1882 इन्होंने दोनों में अपनी राय दी है। प्राथमिक में इन्होंने कहा था कि भाई जो शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है, जो उसका भार है ना, वो क्षेत्रीय प्रांतों को दे दो, मतलब आप मत लेके रखो, उनको दे दो। फिर उन्होंने व्यय के बारे में भी कहा कि उसमें जो आप दे रहे हो अनुदान, उसका मतलब कम से कम 1/2 या 1/3 आप अनुदान में दे दो उसको, उस तरीके से। और माध्यमिक में भी इन्होंने बताया है कि अभी जो हमने देखा अ कोर्स और ब कोर्स, व्यावसायिक और असाहित्यिक, या फिर एक प्रवेश पाने के लिए। तो हंटर कमीशन जो आपका था ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे और ध्यान देंगे। देखिए, तो जब हंटर कमीशन 1882 में आया था और जब उसने कहा था कि भाई प्राथमिक शिक्षा में क्या कर दो, उसको भार क्षेत्रीय को दे दो, मतलब लोगों को दे दो, उसके मतलब पावर क्या हो गया, पूरा अंग्रेज लेकर के बैठे थे, तो इसने कहा कि पावर को दे दो का क्या मतलब हुआ कि उसको डिसेंट्रलाइज कर दो। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम जहाँ से बटना शुरू हुआ, डिसेंट्रलाइज होना शुरू हुआ, मतलब पावर नॉर्मल लोगों के हाथों में जाना शुरू हुआ, वो ईयर इसी के एक बाद था 1883। तो 1882 याद रखेंगे, तो 3 के साथ आप पावर जो एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आप लोग हैं, जो आप कर रहे हैं, बीएड पढ़ रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है 1910 में जाकर के बना था। और पहले डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ही इसका नाम था। जब आज़ादी हमें मिली उसके बाद भी इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट से क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। उसके बाद 1985 में जाकर, कब किया गया, 1985 में जाकर के इसका नाम MHRD रख दिया गया और एक नए मंत्रालय का गठन कर दिया गया। MHRD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एट प्रेजेंट इसका नाम क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वापस से वही नाम है इसका। अब एक बेसिक समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं समझना है, बेसिक समझना है इसमें आपको। MHRD जो है, या फिर हम कहें जो सेंटर गवर्नमेंट है आपकी, यहाँ पर 2 चीज़ों से ये जो है
रन करते हैं। एक है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसको हम स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट कहेंगे। दूसरा है आपका उच्चतर शिक्षा विभाग, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कहेंगे। क्लियर है इतना? अब ये जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग है, ये प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा से संबंध रखता है। प्राथमिक और माध्यमिक के साथ ही प्रौढ़ शिक्षा, क्योंकि माध्यमिक के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा देने के प्रावधान की बात कही गई थी। उच्चतर की बात करें तो यहाँ जो उच्च स्तर के विश्वविद्यालय स्तर की जो उच्च शिक्षा है वो आएगा, जो शैक्षिक तकनीकी है वो आएगा, तकनीकी शिक्षा, पुस्तक संवर्धन, कॉपीराइट और तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। अगर आप राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य का अलग से शिक्षा मंत्री होता है। जैसे आप देखेंगे केंद्र में भी शिक्षा मंत्री होता है, राज्य का भी होता है। तो राज्य को भी पूरा हक है, क्योंकि शिक्षा आपका समवर्ती सूची का जो है आपका होता है, दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। तो दोनों अपने अपने लेवल पे शिक्षा के बेटरमेंट के लिए जो है काम करते हैं। तो शिक्षा में दो लोग मुख्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री और एक आपका राज्य मंत्री। ठीक, इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा स्तर, ये अलग अलग प्रकार के स्तर है, कैसे ऊपर से नीचे आता है। अगर आपको इसको पढ़ना है, याद करना है तो कर लेंगे तो ठीक है, वरना इसका नेसेसिटी उतना नहीं है, क्योंकि हमसे विकास का प्रश्न पूछा है। इसको जानते रहिए, बस ये चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है? जनतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है जब बच्चा ना तो पूरी तरीके से प्रौढ़ होता है, ना तो बहुत बच्चा होता है। मतलब यहीं से उसके अंदर मूल्यों का, नागरिकता का, नेतृत्व का विकास करना आवश्यक है। तो जनतंत्रात्मक नागरिकता, व्यावसायिक दक्षता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व का विकास, समाजीकरण, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एकता। बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है मैंने, टू द पॉइंट ऐसे याद करिए, और इसको जाकर एग्जाम में क्या करेंगे, उसमें अपने फ्रेम करके बस आप एक एक लाइन लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, माध्यमिक शिक्षा के विस्तार एवं गुणात्मक विकास हेतु चलाए गए कार्यक्रम, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उसका विकास बताएंगे तो आप वहाँ पे अपने बाधाओं को भी बताएंगे, और उसमें कार्यक्रम भी आपसे पूछा है प्रश्न में कि भाई क्या क्या है, तो वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए कुछ विशेष ही हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सिंपल में, तो यहाँ पर आपकी जैसे विज्ञान हो गया, विज्ञान को मतलब बढ़ावा देना, पर्यावरण के प्रति बच्चों को उन्मुख करना, शैक्षिक तकनीकी का आपका जो है विकास उसको देखना। ठीक, इस प्रकार से आपको 4-5 चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं जो आपके इस शिक्षा में आती हैं। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहला आपका क्या है, विज्ञान। सबसे पहला आपका क्या है, विज्ञान शिक्षा योजना, जो 1987 से 88 के बीच में आया था। यहाँ पर क्या था कि प्राथमिक जो आपके विद्यालय हैं वहाँ पे साइंस किट भेजा गया, वही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रयोगशाला, मतलब विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं हैं उनके लिए बात किया गया। इसके अलावा गणित और जो विषय हैं उनके शिक्षकों को और अच्छे से प्रशिक्षण देकर पढ़ाने की भी बात यहाँ पर कही गई थी माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। तो ये आपका एक योजना था, विज्ञान शिक्षा योजना, जो माध्यमिक शिक्षा को उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार प्रसार को बढ़ाने के लिए किया गया था। दूसरा है पर्यावरण उन्मुख बनाने के लिए। तो जो आपका NEP 1986 है, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण को मूल्य के रूप में कब स्वीकृति दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो NEP 1986 आया था, इन्होंने जो है पर्यावरण संरक्षण को क्या कर दिया था, एक मूल्य के रूप में, एक वैल्यू के रूप में बता दिया था कि भाई इसको हमको जो है एक वैल्यू की तरह देखना है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है। इसके साथ इसका जो मुख्य कार्यक्रम था, मतलब इसका जो मुख्य काम था वो था कि जो शैक्षिक कार्यक्रम हो और जो स्थानीय पर्यावरण हो उसके बीच में तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना, बैलेंस करना। बच्चा सीख सके, सिर्फ उसको सैद्धांतिक ज्ञान ना हो, व्यवहारिक ज्ञान भी हो। और इस प्रकार से वो माध्यमिक शिक्षा का जो बच्चा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अभी नागरिकता का विकास हो रहा है, मूल्यों का विकास हो रहा है, वो चीज़ों की समझ कर पा रहा है, तो यही अवस्था ज़रूरी है। थर्ड है शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम। शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम की शुरुआत 1972 से किया गया था, यहाँ पर शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत करके। ठीक, NCERT ने इसमें काफ़ी मदद की थी। NCERT जो है इसके साथ लगा रहा था, जब आपका एड्यूसेट भी आया था तब भी NCERT ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर आपका केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान की स्थापना की जाती है NCERT के साथ मिलकर। किसकी स्थापना की जाती है? केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, मतलब सेंट्रल एजुकेशनल आपका इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। तो आपका हो जाएगा सेंट्रल ET इंस्टीट्यूशन, मतलब सेंट्रल एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की जाती है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, और ये 6 राज्यों में होता है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। अब वो 6 राज्य आप कहेंगे हमें कैसे याद होगा, तो बहुत आसान है, बस 1 मिनट का काम है, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी, बता दूंगी। देखिए
ये मान लीजिए कि आपका भारत का नक्शा है, थोड़ा टेढ़ा गलत बन गया है, पर कोई बात नहीं। यूपी बिहार यहाँ पर होता है एक साथ, यूपी बिहार याद रखिए, यूपी और बिहार याद हो जाएगा, यूपी बिहार। यहाँ से गुजरात, यहाँ से महाराष्ट्र, 2 ऐसे याद हो जाएगा, ठीक। यूपी बिहार गुजरात महाराष्ट्र, और यहाँ आपका उड़ीसा, और यहीं नीचे आंध्र प्रदेश हो गया। यही 6 राज्य थे जहाँ पर आपके शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम 1972 को स्टार्ट किया गया था, 6 राज्यों के साथ। कौन कौन है? यूपी बिहार है आपका, महाराष्ट्र गुजरात है आपका, और इधर उड़ीसा हो जाएगा, और आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक। आंसर भले भूल जाएंगे आप, लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि कौन से 6 राज्य में हुआ था। अब बात करते हैं नवोदय विद्यालय की, या जिसको हम गति निर्धारक विद्यालय कहते हैं। इसकी शुरुआत भी एनईपी 1986 के साथ ही बताई गई थी कि कुछ ऐसे विद्यालय को खोला जाए जिसमें कि क्या हो, जो बच्चे हों जिनके अंदर जो प्रखर बुद्धि के बालक हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो ऐसे विद्यालयों में पढ़ के अपनी जो है देश के जीडीपी में और अपना भी जो है क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ से जाकर के उसकी सारी आप देख सकते हैं कि भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो शॉर्ट में भी मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं तो अलग से भी आपकी शॉर्ट वीडियो पड़ी होगी, आप वो भी देख लें। जाने से पहले देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस पर आपको लिखना होगा। इसके साथ NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों की स्थापना भी 1989 में होती है। NIOS से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा, याद रखिएगा। NIOS आपका माध्यमिक शिक्षा के प्रसार या गुणात्मकता के लिए भी किया गया था, और जो आपका NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, 1989 में जो आपका फॉर्म किया गया था, वो उससे लॉन्ग में भी क्वेश्चन आया है। तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख लें। आपके इस बीएड 4th सेमेस्टर का जो ये पेपर है, भारतीय इतिहास जो आपका है, इसके में जितनी भी प्लेलिस्ट हैं वो सब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई ऐसी प्लेलिस्ट नहीं है जिससे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा है, तो उसमें से सबको देख लीजिए, क्योंकि सब कहीं ना कहीं पूछा है। वही मैंने बनाया है, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट। जो लोग नहीं पढ़े हैं, लास्ट टाइम पढ़ते हैं, ये उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं भाई क्या समस्याएं हैं। तो देखिए शॉर्ट में मैंने इसको कवर किया है समस्याओं को। समस्याएं काफ़ी ब्रॉड हैं, काफ़ी बड़ी हैं, इनका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है, लेकिन चूंकि मैंने इसको शॉर्ट में अच्छे से समझाया है और शॉर्ट में प्रश्न भी इससे पूछे हैं। आर्थिक समस्याएं क्या है माध्यमिक शिक्षा की, व्यवसायीकरण समस्याएं क्या है माध्यमिक शिक्षा की, तो मैंने वहाँ बताया है। फिर भी ये आपको बता देती हूँ कि मुख्यतः ये 6 समस्याएं आपके माध्यमिक शिक्षा में पाई जाती हैं। कितनी समस्याएं हैं? 6 समस्याएं। कौन कौन सी हैं इनको याद करिए। सामान्य, सबसे पहली समस्या का नाम है सामान्य समस्या, वहाँ भी मैंने याद करवाया था। दूसरा है व्यवसायीकरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनलाइजेशन। तीसरा है आर्थिक समस्या, मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक आपका हो जाएगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली की समस्या, मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम और जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसका प्रॉब्लम, ठीक है। फिर है माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की समस्या, मतलब जो माध्यमिक शिक्षा है उसका क्या हो पा रहा है, प्रसार नहीं हो पा रहा है, मतलब एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी। विविधीकरण की समस्या, तो विविधीकरण या फिर जिसको आप डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं, उसकी समस्या। ये तमाम समस्याओं के अंदर भी सबके अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर मैं 2 मिनट में समअप करने की कोशिश करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि सामान्य समस्याएं हैं, तो जैसे बेसिक जो आपका माध्यमिक शिक्षा, जैसे उसका उद्देश्य ही सही नहीं है, प्रशासन सही नहीं है, ये समस्या है। व्यवसायीकरण की समस्या है, तो उसको हम नॉर्मल करिकुलम के साथ बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि आप देखेंगे पूर्व में जितने भी कमीशन है सब ये बात कहते हैं कि भाई आप इसको अलग से बताइए। तो ये समस्या है कि करिकुलम के साथ बच्चा पढ़ता नहीं है। दूसरा, बच्चे के अंदर भी रुचि नहीं है। तीसरा, उस हिसाब से संसाधन उपलब्ध नहीं है। चीज़ें सब व्यवहारिक हैं, आप जानते हैं, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसमें पढ़ देना है। आर्थिक समस्या की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा का एक निर्बल या कमज़ोर कड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आर्थिक समस्या, क्योंकि ऐसा जो आपका राज्य दे रहा है, तो राज्य कह रहा है कि भाई हमारे वेतन का 90 से 95% तो हम शिक्षकों को वेतन में चला जाता है। जब शिक्षकों के वेतन में उतना चला जाएगा तो वो बाकी का संसाधन का क्या होगा। तो चाहे वो लैब हो, चाहे तकनीकी संसाधन, सभी महंगे आते हैं। तो महंगे आते हैं तो उस केस में आर्थिक समस्या भी आपके माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिखती है, जो उसकी बहुत बड़ी समस्या है। और आप देखेंगे कि इन सभी समस्याओं की जड़ अगर आप देखेंगे तो ये 60% ये खुद है, क्योंकि पैसे से ही आप हर चीज़ को सही कर सकते हैं। जो आता भी है वो बीच में भ्रष्ट लोग खा जाते हैं, तो क्या होगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली, ये भी गलत है। सबको
सबको हम टेस्ट करेंगे, चलो सब के सब क्या करो, स्विमिंग करो। अब भाई स्विमिंग करो तो सब कैसे स्विमिंग कर सकते हैं? जिसका नेचुरल है वो कर सकता है, या जिसको तो थोड़ा बहुत सीखा है, बट सबको आप उससे आकलन नहीं कर सकते ना। तो यही बात यहाँ है कि भाई आप जब परीक्षा ले रहे हैं तो परीक्षा में भी बहुत रिजिडिटी है आपके। 3 घंटे में आप साल भर का पढ़ा हुआ बच्चे से पूछ रहे हैं, तो ये भी गलत है। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की समस्या, इसके प्रसार में भी तमाम समस्याएं आती हैं। प्रसार का मतलब कि जब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, सरकार नीति लेकर के आती है लेकिन लोगों को पसंद नहीं आती है, ठीक। या फिर इस प्रकार से पेरेंट्स की भी अनअवेयरनेस होती है कि कितना भी बताया जाए कि भाई माध्यमिक शिक्षा में अपने बच्चों को मत निकालो, लेकिन नहीं, आप क्यों मानेंगे, आपको अपने बच्चे को निकालना है। तो ये भी प्रसार की जो समस्याएं हैं, ये भी माध्यमिक शिक्षा की एक समस्या है। विविधीकरण की समस्या का मतलब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। जो आपके कोर्सेज हैं इसमें अलग अलग बातें कही गई हैं, और इसी के लिए आपका जो मुदालियर कमीशन था उसने मल्टीपर्पज़ स्कूल की बात किया था, इसी के कारण कि एक ऐसा स्कूल बनाइए जहां अलग अलग तरीके के कार्य और ये सारी चीज़ें हों। समाधान जानने के लिए बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। जब आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो जैसे आपने समस्या लिखी तो उसी के नीचे ना 2 लाइन में समाधान लिख दीजिए। 2 तरीका बता रही हूँ। एक तो सामान्य समस्याएं लिखी, क्या होता है लास्ट के 2 लाइन में कंक्लूड कर दीजिए, और यहाँ साइड में ना जैसे आप लिख रहे हैं तो समाधान लिख करके 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, आपने यहाँ पर डाल दिया कि भाई पहली समस्या सामान्य समस्या है, आपने डाल दिया और इसके बारे में लिख दिया। अब इसके बाद आपको समाधान 2 तरीका है, एक तो या एकदम आखिरी में लिखिए या फिर यहीं पे लिखिए। ज़्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से मानिए तो इसके बाद लिखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आएगा। करना क्या है आपको, बस आपको यहाँ पे समाधान डाल देना है। क्या करना है, समाधान, और उसके बाद यहाँ समाधान आप लिख दीजिए 2 लाइन में। फिर इसी तरह जैसे जैसे आप 6 का लिखेंगे तो आपका समाधान भी साथ में कंप्लीट होता जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा भी है। एक ये तरीका है। जो दूसरा तरीका है तो आप पहले 1, 2, 3 सामान्य सब कुछ लिख लीजिए, लास्ट में कंक्लूड करके समाधान के रूप में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, दोनों तरीका है, आप किसी भी तरह कर लें। अब बात आती है कि समाधान होगा क्या। तो ये जो आपको मैंने बताया है सामान्य समस्याएं, क्या बताया कि भाई दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, पाठ्यक्रम सही नहीं है, तो बस यही कि भाई उपयुक्त पाठ्यक्रम करिए, व्यावसायिक शिक्षा की अलग से क्लास चलाइए, शिफ्ट में करिए आप, या फिर आर्थिक जो बजट सरकार दे रही है बजट को बढ़ाए। तमाम चीज़ें हैं ना, सबको आप मिलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करिए। तो ये जितना भी है सबका जो निगेटिव पॉइंट है उसी को पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए, आपका समाधान एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका जो है कंप्लीट जो था वीडियो, ये आपका था माध्यमिक शिक्षा के जो प्रसार है, या फिर आप कह सकते हैं जो उसके विकास की अवस्था है, कैसे कैसे उसका हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं, और फिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम में 6 मुख्य समस्या आपने देखी, और 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में मैंने कवर किया है। उसमें से देख करके अच्छे से उसको देखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, ठीक। हालांकि एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं है कि आपको पूरा ही लिखना होगा, जब भी पूछेगा तो टू द पॉइंट ही पूछता है। तो ये आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आपका ये वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि जो भी आपकी क्वेरी थी वो आपकी क्वेरी दूर हो गई होगी, जो समस्या है आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।